गुड इवनिंग, दिस इज़ आदर्श कुमार राय। हमारी नज़रों में श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो। हमारे सामने मौजूद हैं श्री शैलेंद्र कुमार, हमारे मित्र, और कई चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा विश्लेषण रखते हैं, काफ़ी तार्किक समझ भी रखते हैं। इसलिए हम अपने शुरुआती सभी वीडियोस इनके साथ, इस श्रृंखला हमारी नज़र में इनके साथ शूट करते हैं। आज हमारा विषय है पर्यावरण, जैव विविधता और उसके संबंध में जन जागरूकता कैसे लाई जाए। इस संबंध में हम आपको बता दें कि हम दिल्ली के वजीराबाद में स्थित यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास खड़े हैं, पार्क में खड़े हैं, और ये वही इलाका है यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क का। इसमें हम लोग इस समय यहाँ पे खड़े हैं। शाम का समय चल रहा है और आप देख रहे हैं कि पूरा इलाका तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये दिल्ली के प्रमुख रिज में से एक है और दिल्ली की बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा के लिए भी या उसकी रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय में अपनी टिप्पणियाँ भी की हैं। शैलेंद्र से हम ये जानना चाहते हैं कि पर्यावरण को लेकर के हम लोग कभी भी इतने जागरूक या इतने चिंतित क्यों नहीं दिखाई देते हैं। हर साल जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है तो हमारे लिए यह कोई मुद्दा नहीं होता है। हम अक्सर सोचते हैं इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला। उत्तराखंड के जंगलों से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हम हर साल सैकड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड और उससे जुड़ी हुई अनावश्यक गैसें अपने ऑटोमोबाइल्स और अन्य साधनों से हवा में छोड़ते हैं। ये पर्यावरण हमारी रक्षा किस तरह करता है ये हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन दुनिया का ध्यान ऐसा नहीं है कि इस पर गया नहीं। जब इस साल 2020 के शुरुआत में जनवरी महीने में जब जले हुए कंगारुओं की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आईं तो हम बड़े मार्मिक हो गए। हमने उन्हें संवेदनाओं में जगह दी और हमें लगा कि जीव जंतु कैसे जल गए। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर और जनवरी के महीने में जंगलों में आग लगना कोई नई घटना नहीं है, क्योंकि वहाँ इस समय गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और जैसे हमारे यहाँ जून में गर्मी पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी पड़ती है। उन गर्मी के मौसमों में जंगलों में आग लग जाती है। इन आग के कारण वहाँ इस बार भारी मात्रा में कंगारू और बहुत सारे जीव जंतु जल गए, जिनकी तस्वीरें जब हमने देखी तो बड़ा हृदय विदारक था और उसे हम लोगों ने संवेदनाओं में जगह दी। शैलेंद्र, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हम किन तरीक़ों से, पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है और किन तरीक़ों से हम इसकी सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं। जन जागरूकता को लेकर, जो कि हर समय एक नीचे पॉइंट पर लिखा रहता है कि जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें और क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम पर्यावरण, जैव विविधता और इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो सकें। देखिए, सबसे पहले तो हमें जानना होगा जंगल जो शब्द है ये अपने आप में बहुत विस्तृत इसका मतलब होता है। इस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु, प्रकृति के न जाने ऐसे कितने सारे जीव जंतु हैं जिसे हम आज तक खोज भी नहीं पाए हैं, जान भी नहीं पाए हैं। लेकिन प्रकृति ने हमें इतना सुंदर जंगल दिया, किसी न किसी मतलब से दिया। और जंगल, जिस तरह इंसान का शरीर है उस तरह प्रकृति का ये जंगल है, जिसे हम फेफड़ा कहते हैं, जिसे आप अमेजन के जंगल के नाम से आप जानते हैं। जंगल हमें इसलिए बचाना चाहिए कि हम जो अपने जीवन में जो भी उत्सर्जन करते हैं, जैसे मनुष्य होने के नाते ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी छोड़ते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो तो इसी पर्यावरण में रहता है, पर इसको कोई ना कोई कंज्यूम करे। ये कंज्यूम करने वाला कौन है? प्रकृति का पेड़ पौधे न जाने कितने सारे। तो हम अपने जीवन को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाएं। ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके हमें सुरक्षित करते हैं, हमारे आसपास के पर्यावरण को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं और हम सांस अच्छा ले पाएँ। अभी बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स भी जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। अभी अब कोरोना का टाइम है, आप दिल्ली में अभी 2 महीना पहले अच्छा सांस नहीं ले सकते थे। जब भी आप सांस लेते तो यहाँ जलन से फील होती थी छाती में। अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी बंद है और उससे भी जो भी
निकलते हैं प्रदूषण वो नहीं निकल पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं निकल रहा, अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो प्रकृति हमारा इतना ही अपील है कि हम प्रकृति को बचाएं, यानी जंगल को बचाएं। हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा वर्क करते हैं, जन्मदिन मनाएं, शादी का एनिवर्सरी मनाएं, शादी करें, कम से कम 50-100 पेड़ ज़रूर लगाएं। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊं, मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि मैं पेड़ लगाने की बात कर रहा हूं, मैं खुद अपने हाथ से लगभग 60-70 पेड़ लगाए हैं। तब मुझे फील हुआ कि प्रकृति से कनेक्ट होने का क्या मतलब होता है। आप शहर में रहते हो, एसी में रहते हो, अंदर में आपको कूलनेस फील होती है, लेकिन एक बार प्रकृति के नज़दीक आकर तो देखो दोस्त, बहुत अच्छा फील होगा। तब आप समझोगे कि इस प्रकृति को बचाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे मन में नहीं आएगा कि हमें किसी चीज़ की रक्षा करना है, तब तक हम किसी चीज़ की रक्षा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल कितना खूबसूरत और मतलब हरियाली सी फील करा रही है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि सब कुछ अपने जीवन में पेड़ लगाए, पेड़ ही नहीं पशु पक्षियों की रक्षा भी करें, वो भी हमारे जीवन के बहुत बड़े हिस्से हैं। अभी एक छोटी सी घटना आपने देखी होगी केरल का, कुछ शरारत तत्वों ने हाथी को बम बांध के फल में खिला दिया। आखिर प्रकृति का दिया हुआ कोई भी चीज़, छोटा से बड़ा तक, हाथी, चींटी, कोई भी चीज़ को प्रकृति ने वो हमारे लिए, हमारे साथ ही क्यों उसे बनाया है, क्यों रखा है, इसका कुछ ना कुछ तो महत्व है। इसलिए प्रकृति ने इसे बनाया है और उससे हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथी हमारे जीवन का कोई हिस्सा नहीं है, उससे हम कुछ सीख नहीं सकते, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसे बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, और इसे मुझे बचाना चाहिए। हम यही आप लोगों से कहें। अच्छा शैलेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये हमको बताइए कि पर्यावरण को लेकर के आपने जो बातें कहीं, उसमें आपने एक बात कही कि हमें पेड़ लगाना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति यह सोचता है कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों लगाएं, हमें इससे क्या मिलता है, हमारे लिए यह क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब हम अपने व्यस्त जीवन में पेड़ कहाँ से लगाएं, कहाँ जगह ढूंढें, क्या करें इसके लिए, और कौन सा कोई मतलब पेड़ लगा देने से, मेरे एक पेड़ लगा देने से कुछ बदल जाएगा या क्या हो जाएगा, लोग काटने वाले काट ही रहे हैं। तो इस तरह से हम कैसे लोगों को जागरूक कर सकते हैं? ठीक, इसको आप वैसे ही लीजिए जैसे कि आपको भूख लगी हो और कहा जाए कि भैया एक रोटी खा लो, और आप कहेंगे कि एक रोटी से क्या होगा। एक रोटी खाओगे, आपकी भूख शांत तो हुई कम से कम। उसी तरह एक पेड़ आप लगा रहे हो, आपके देखा देखिए आपके आसपास जितने लोग हैं, अगर एक एक पेड़ ही लगाएं, फिर उस आसपास में जो पेड़ बड़े होंगे, उसमें रह के देखो कि आपको कितना सुकून देने वाला पल है। आज शहर हीट जोन में बदल रहा है, क्यों? एक तो ये विकास का जो क्रम है, इस तरह से विकास हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है कि हम घर तो बना रहे हैं लेकिन पेड़ पौधे लगाने के लिए जगह नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शहर हीट जोन में बदल जा रहा है। तो समस्याएं हम खुद पैदा कर रहे हैं, तो समाधान हमें ही। अच्छा, एक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया आपकी बात सुनकर। मैं तो कम से कम ऐसा करूँगा। अब मैं अपनी महत्वपूर्ण दिन, जो भी मेरे स्पेशल डेज़ होंगे, कम से कम मैं तो ये शपथ लेता हूँ कि जो भी मेरे जीवन के बहुत ही विशेष दिन होंगे, जैसे कि मेरी एनिवर्सरी होगी, या मेरा जन्मदिन होगा, या मेरे मम्मी पापा का कोई विशेष दिन होगा, उनका एनिवर्सरी है, या इससे संबंधित कोई भी चीज़ जो हमारे परिवार में बहुत स्पेशल डेज़ के रूप में मनाया जाता है, हम उन सभी चीज़ों को लेकर के हम एक बात सोचेंगे कि हम एक पेड़ लगाएं। वो पेड़ कैसा भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हम ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे, जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना, वृक्ष कबहू न फल चखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो मतलब हम पेड़ जहाँ भी लगाएं, हम ये सोच के नहीं लगाएंगे कि इसका फल हमें एक दिन प्राप्त होगा। हमने लगा दिया और लगाने के बाद हम चले गए। मान लीजिए अगर ऐसी तरीके से 40-50 पेड़ हमने जीवन में लगाया, हम बड़ा सुकून महसूस करेंगे कि हम पर्यावरण या प्रकृति से कनेक्टेड हैं, हमें अच्छा लगेगा। और बड़ा अच्छा लगता है अगर आप एक सामान्य सा पेड़ लगाते हैं, ठीक ना। शहरों में लोग गमलों में पौधे लगाते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन गमलों से जीवन नहीं बच सकता है। वो सिर्फ रोमांटिक बना सकता है आपके जीवन को, खूबसूरत बना सकता है। हमें खूबसूरत अपने जीवन को अगर बनाना है, अपने अनुकूल बनाना है, तो हमने आसपास हमें पेड़ लगाने होंगे। वृक्षों के आवरण और बनावरण से ही हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है। धरती के फेफड़े को हम स्वच्छ और साफ रख सकते हैं। दूसरी बात हम ये समझना चाहते हैं कि लोगों को इस संबंध में जो भी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, उन्हें कैसे हम जागरूक कर पाएँ। देखिए, या वो समुदाय जो अभी जीवन में सिर्फ
मतलब बहुत ज़्यादा उसमें लगा हुआ है, मनी मेकिंग में लगा हुआ है, मनी मेकर्स जैसे लोग हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा भौतिकता, राइट राइट। तो उस तरह के लोगों के साथ हम कैसे। एक बात आपसे कहूँगा पेड़ के संबंध में, एक बहुत अच्छा लाइन है, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पानी। इसका आशय यही है कि जो भी आप पेड़ लगाए, अगर आप सोच के लगाते हो कि इसका फल मिलेगा, भी सही है। इस पेड़ का जिसका आपने लगाया नहीं खा रहे हो, किसी और ने लगाया तो खा तो रहे हो आप, उसी पेड़ से तो आपको मिल रहा है। आज आप पानी को गंदा कर रहे हो, पानी तो खुद अपना पानी पी नहीं रहा है, आप ही को मिल रहा है। तो अगर इसको लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखें तो आप सार्वभौमिक लाभ हानि सोचो, बड़े स्तर पर सोचो कि हम पेड़ लगाएं, चलो इसका हम न खाएं, किसी और ने लगाया उसका तुम खा रहे हैं। आज हम अपने जीवन में जो कुछ भी अपने जीवन में जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, किसी का तो लगाया हुआ है, और तो हमारा लगा कोई और खाए, उसका लगा मैं खा रहा हूं। मतलब गमला से हमें आगे निकलना होगा। बिल्कुल। शहरों में एक बहुत संकुचित ट्रेंड है कि हम अपने घर में 2-4-10 गमले लगा लेते हैं, छोटे छोटे बोनसाई पौधे लगा के सोचते हैं कि इसका एटमॉस्फेयर सही हो गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता होगा, इसका हम विरोध नहीं करें, पड़ता होगा। लेकिन ये लालच नहीं है सिर्फ अपने तक आप सीमित हो, अपने तक सीमित हो, इसका विस्तृत रूप से इसका मतलब। अच्छा, बच्चों को क्या इस बारे में सिखाया जाना चाहिए, छोटे बच्चों को, ताकि वो शुरू से ही पर्यावरण के प्रति जो है अपने एक विशेष प्रेम को प्रदर्शित कर सकें? जैसे कि छोटे बच्चों को अपने, ये तो सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए, छोटे स्तर से ही होना चाहिए कि हमें पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो हमें हर समय ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी का पेड़ हुआ, फिर पीपल का पेड़ हुआ, ये हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। और कहीं भी इसकी चर्चा है, मतलब एक इसको हम कहते हैं सेक्रेड पवित्र पौधे के रूप में इसकी वर्णन होती है। सेक्रेड वन बोलते हैं इसको। हाँ, सेक्रेड फॉरेस्ट। हाँ। तो इसका आशय यही है कि ये हमें 24 घंटा देते, इसे काटे ना, क्षति ना पहुंचाए, इसकी रक्षा करें। और इस तरीके से हम अपने जीवन में पौधों को लगाकर बचाकर अपना जीवन बना सकते हैं और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनका हर साल जन्मदिन आता है, हर माँ बाप तय कर ले कि हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं। 10th करते, +2 करते और इवन ग्रेजुएशन करते हुए अपने जीवन में लगभग 15 से 20 तो पौधे लगा ही चुके होंगे। कम से कम आंखें बंद करते वक्त सुकून तो रहेगा उन पौधों को देखकर, उन पेड़ों पर, बड़े पेड़ों को देखकर, ये हमने लगाया था। और संसार को हमने जितना पोल्यूशन दिया है, कम से कम उसको हमने, दिमाग में पोल्यूशन ना भी आए तो ये सुकून तो जरूर आएगा कि हमने पेड़ लगाया है। हाँ, और हम नेचर से कनेक्ट हैं। अब गाँव घर, आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। इसी बात पर हमें याद आता है एक प्रसंग रस्किन बॉन्ड का। रस्किन बॉन्ड जब भारत आए और उन्होंने देहरादून जब वो गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो देहरादून नहीं बस गए, हमेशा के लिए बस गए। नेचर से इतना लगाव, नेचर से लगाव रखने वाले कई लोग हैं, कई कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत को हम प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। नेचर एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसमें एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति के अंदर भी रोमांटिज्म आ जाता है। वो प्रकृति के साथ कुछ जुड़कर बोलने लगता है। चिड़ियों का चहचहाना, यूं ही जानवरों का घूमना विचरना किसे नहीं अच्छा लगता है। नीला आकाश, तारों का टिमटिमाना किसे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस नेचर को बनाए रखने के लिए हमें जितनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हम उससे भागते हुए नज़र आते हैं, अपना जी चुराते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। जैसे आप पता कर सकते हो कि आपके आसपास का एरिया पोल्यूटेड है या नहीं है। हमारे यहाँ गौरैया पक्षी होती है, वो जहाँ पर्यावरण साफ रहेगा वहीं दिखाई देती है। अगर आपके आसपास गौरैया नहीं दिखाई दे रही है तो आप मालूम कर सकते हो कि हमारे यहाँ का एरिया बहुत पोल्यूटेड है। आप अपने आसपास काई देख सकते हो, जिसे फर्न कहते हैं। वो भी पोल्यूशन का बहुत अच्छा तरीका है बताने का कि हाँ, ये हमारा एरिया बहुत साफ़ सुथरा है, गंदा नहीं है, पोल्यूटेड नहीं है। अगर जहाँ गंदा होता है तो ये वहाँ नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके से हम अपने आसपास के एरिया को देख समझ सकते हैं और पर्यावरण को बचा सकते हैं। और इस तरह हम यही कहेंगे। एक चीज़ और लास्ट में बस जोड़ेंगे आपसे कि हम जब भी किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है? हम क्या भौतिक शहर देखने जाते हैं? नहीं। ऊंची ऊंची इमारतें देखने नहीं जाते हैं, हम वहाँ नेचर देखने जाते हैं। जब वहाँ हमें नेचर अच्छा लगता है तो वो नेचर अगर हमारे शहर में आ जाए तो क्या बुरा है। बिल्कुल। ठीक है, इसी संदेश के साथ मैं आदर्श कुमार राय अपने मित्र शैलेंद्र कुमार के साथ आपसे विदा लेता हूँ और मिलेंगे अगले ब्लॉग में।
नमस्कार।